जय हिंद दोस्तों। आइए क्लास को एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया था, टॉपिक है फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 समिट। याद है आप लोगों को? उस टॉपिक के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि इसका जो आयोजन है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस आयोजन की जो थीम है वो इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंस्पिरेशन है। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हो वो याद रह भी रही है कि नहीं याद रह रही है, सबसे पहले ये तो पता चले मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोगों को कमेंट सेक्शन में देना ही देना है, तो दैट हम लोग इस क्लास को यहां पर आगे स्टार्ट कर पाए। ध्यान दीजिएगा, आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हमारी ये अंतिम क्लास होने वाली है इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसके साथ आपका साइंस एंड टेक जो कि 3 क्लास में कंप्लीट हुआ, इकोनॉमिक्स जो कि 3 क्लास में कंप्लीट हुआ, ये दोनों पोर्शन आपके जो कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी पूरी मैगजीन, इस पूरी मैगजीन में भी आपकी मुश्किल से 5 से 6 पेज और बचे हुए हैं, जिनको हम लोग आने वाली कभी किसी क्लास के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए ऑफिशियली ये मैगजीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा। अब चलो भाई, आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो आज बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी वैश्विक संस्थाओं के द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को देखेंगे। उन रिपोर्ट के संदर्भ में कौन कौन से फैक्ट हम लोग को याद करने हैं, वो फैक्ट को कैसे याद किया जाए, ये सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास को बस अंतिम तक कंप्लीट करना है। मेरा विश्वास है कि अगर आप लोग ये क्लास कर रहे हो, उसका मतलब है कि ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही है। ठीक है, अंतिम क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को करने के पश्चात कमेंट सेक्शन में अपना एक बार फीडबैक जरूर शेयर करना, ये पूरी सीरीज कैसी रही। ठीक है, बाकी जो 4-5 पेज बचा हुआ है उसको हम लोग आने वाले किसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान दो, पहला टॉपिक यहां पर दिया गया दोस्तों आप लोगों को, टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। टॉपिक का नाम क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर रहा है। देखिए, कई बार आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो डायरेक्टली ये पूछता है कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट जारी किया गया अंकटाड के द्वारा। कैसे याद करेंगे? अंकटाड में आ रहा है टी, टी से आप लोगों को पता है ट्रेड एक टर्म होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आपस में लिंक्ड हैं, ये बात ध्यान करो। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। भाई, इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये देखो, 2025 के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की जो थीम थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अंतरराष्ट्रीय निवेश। किस चीज में? डिजिटल इकोनॉमी में। डिजिटल इकोनॉमी में अंतरराष्ट्रीय निवेश किस प्रकार से हो रहा है, ये इस रिपोर्ट की थीम थी। इस रिपोर्ट को अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने देखा रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया, रिपोर्ट की थीम क्या थी। चलो भाई, आप लोगों को याद होगा कल की क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, मैंने आपको याद कराया था कि डिजिटल इकोनॉमी के संदर्भ में जो भारत है पूरे विश्व में 3rd स्थान पर आता है। मैंने वहां पर आप लोगों को एक टॉपिक और बताया था, मैंने कहा था कि अगर हम लोग G20 कंट्रीज में इंडिविजुअल यूजर की बात करें तो जो भारत की रैंकिंग है वो 12th स्थान पर है। मैंने वहां पर आप लोगों को एक टॉपिक और याद कराया था कि यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी भारत के सभी स्टेट में एक रैंकिंग डिजर्व करता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे। रिवीजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान समझना, इसका आंसर क्या होगा हमने कल डिस्कस किया था। मैंने लिंक क्यों किया? लिंक इसलिए किया कि आज जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी थीम भी डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड है। क्लियर है? अब देखो, ये रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट कुछ बातें बताती है जो कि समझना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न बन करके आएगा तो यहीं से प्रश्न घुमा करके पूछेगा। रिपोर्ट क्या कह रही है? कह रही है कि अगर हम पूरे विश्व के एफडीआई फ्लो की बात करें, देखो एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके 2 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो कि कितना इस देश में एफडीआई आया है, एफडीआई आउटफ्लो मतलब इस देश से कितना एफडीआई बाहर गया है। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व में एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होगा, वहां पर एफडीआई प्रवाह की बात हम लोग करेंगे, एफडीआई फ्लो की बात करें जो कि कंबाइंड होगा इनफ्लो और आउटफ्लो का। ये रिपोर्ट कहती है मेरे भाई कि एफडीआई फ्लो जो रहा पूरे विश्व में, उसमें 4% की वृद्धि दर्ज की। ध्यान रखिएगा, 4% की वृद्धि यहां पर दर्ज किया गया एफडीआई फ्लो में। लेकिन अब भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाई गई अंकटाड के द्वारा, तो इसमें कुछ तो लेकिन शब्द का प्रयोग किया गया होगा ना। ये कहती है कि हालांकि अगर हम ध्यान दें तो पिछले वर्ष पूरे विश्व में कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं थी, कुछ ऐसे इकोनॉमिक कंट्री थे जिनमें बहुत ज्यादा
अस्थिर प्रवाह रहा, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं रही, कुछ ना कुछ इंस्टेंट इश्यूज हुए जिसके कारण से अस्थिर प्रवाह हुआ। आपने देखा इजराइल ईरान में युद्ध चल रहा है, आपने देखा रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है, और अभी बहुत सारे रीजन के कारण से एफडीआई फ्लो में एक अस्थिर प्रवाह देखने को मिला, जो कि नेचुरल नहीं है, कुछ विशेष कारणों से वो जन्म लिया। तो अगर हम उस अस्थिर प्रवाह को हटा दें तो एफडीआई फ्लो जो रहा उसमें 11% की गिरावट यहां पर दर्ज की गई, ध्यान रखिएगा, वहां पर 11% की गिरावट दर्ज की गई, ठीक है। तो प्रश्न स्टेटमेंट, प्रश्न क्या देगा एग्जाम में, देगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट कि 2025 की जो थीम थी वो थीम थी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट देगा कि अगर हम अस्थिर प्रवाहों को हटा दें तो पिछले वर्ष वैश्विक एफडीआई फ्लो में 11% की गिरावट दर्ज की गई है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। अस्थिर प्रवाहों को हटाने के पश्चात एफडीआई फ्लो जो रहा उसमें 11% का डिक्लाइन दर्ज किया गया, और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब एफडीआई के फ्लो में हमने गिरावट यहां पर दर्ज की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता का एक माहौल बना हुआ, अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में छाई हुई है। रशिया अमेरिका जो है कुछ भी टैरिफ लगाया जा रहा है, चाइना कुछ भी किया जा रहा है, रशिया यूक्रेन आपस में लड़े जा रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहा जिसके परिणाम स्वरूप एफडीआई फ्लो में 2025 में 11% गिरावट दर्ज किया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भी गिरावट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ गए? इतने पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, क्योंकि हमने एफडीआई फ्लो का एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एफडीआई इनफ्लो और एफडीआई आउटफ्लो में कौन सी देश की रैंकिंग कौन सी रही, ठीक है, यहाँ समझिएगा। आउटफ्लो की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बहिरी प्रवाह की बात करें, तो बहिरी प्रवाह में नंबर 1 पर आपका अमेरिका रहा, नंबर 1 पर आपका अमेरिका रहा, नंबर 2 पर आपका यहाँ पर जापान रहा, और नंबर 3 पर यहाँ पर आपका चाइना रहा। आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर भारत की रैंकिंग क्या थी? ना समझना, भारत एफडीआई आउटफ्लो की कंडीशन में, ठीक है, एफडीआई आउटफ्लो में 18वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 20वीं थी, तो 20वें स्थान, सॉरी, पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 23वीं थी, नोट कर लेना इसको, 23वीं थी, 23वें से हम लोग 18वें स्थान पर शिफ्ट किए, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, एफडीआई आउटफ्लो हो रहा है मतलब एफडीआई भारत से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो भारत अब 18वें स्थान पर आ गया है, पहले 23वें स्थान पर, ठीक है ना, समझिएगा। तो अच्छा भाई, ये आउटफ्लो हो गया, हम इनफ्लो की बात भी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो में नंबर 1 पर फिर से आपका अमेरिका ही है, ठीक है। तो एफडीआई आउटफ्लो, एफडीआई इनफ्लो दोनों में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, ठीक है। चलो भाई, एफडीआई इनफ्लो में दूसरे स्थान पर आपका सिंगापुर रहा, और तीसरे स्थान पर आपका हांगकांग रहा। फिर आप पूछोगे सर भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत एफडीआई इनफ्लो में 15वें स्थान पर रहा, पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 16वीं थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत ने एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई आउटफ्लो दोनों में ऊपर अपने स्थान में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। 16 से 15 में आया इनफ्लो में, आउटफ्लो में 23 से 18 पर शिफ्ट किया है। दोनों में पहले स्थान पर अमेरिका शामिल है। इतनी बातें याद रहेंगी, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद करना है, और यहाँ पर कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। मैं जो चार्ट बनवा रहा हूँ, आप लोगों को करना क्या चाहिए, अपने अपने बुक में ये जो छोटे छोटे स्पेस बचे हुए ना, उन स्पेस में पेन से इन सारे पॉइंट्स को लिखते चलो, ठीक है। आपको ये मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं उस मैगजीन का समरी आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जरूरी क्यों है, अब इस टॉपिक में बहुत जरूरी होगा ना समझना। तो हमारा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जून 2025 के संदर्भ में। आप कहोगे सर इसमें जून 2025 क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, साल भर में 2 बार आती है, अभी जून 2025 की रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। समस्या क्या होती है कि एग्जाम में हम इन दोनों रिपोर्ट के जारीकर्ता को लेकर कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान समझना। जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ल्ड शब्द आ रहा है, तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक नहीं जारी करती है। इस रिपोर्ट को जारी करता है कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इसकी जो सिस्टर है ना, क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो ट्विन सिस्टर है वर्ल्ड बैंक की, वो जारी करती है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में ग्लोबल टर्म है, तो इस रिपोर्ट को जारी कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बस ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, हम केवल इन्हीं 2 रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक और रिपोर्ट की। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025। ये भी मिड ईयर अपडेट है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को आपका यूएन डेसा के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, यूएन
डेसा के द्वारा जारी किया गया है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। कहां पर दिया गया है, देखो ये टॉपिक यहां पर आप लोगों का है, क्या कह रहा है, विश्व आर्थिक स्थितियों संभावनाएं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, ये रिपोर्ट आपकी यूएन डेसा के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। यूएन की एक संगठन है यूएन डेसा, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। मैं ये सारी रिपोर्ट एक साथ क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को, देखो अगला रिपोर्ट क्या कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट कौन जारी किया, आईएमएफ जारी कर रहा है, आईएमएफ जारी कर रहा है। अब दो तीन बातों को बहुत समझने का प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इन चारों रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, भारत की और विश्व के ग्रोथ रेट का प्रिडिक्शन किया जाता है, ठीक है। ग्रोथ रेट का एक आकलन किया जाता है, एक एस्टिमेट बताया जाता है कि भारत 2024 में इस वृद्धि दर से ग्रोथ करेगा, 2025 में इससे ग्रोथ कर, 2026 में इससे ग्रोथ करेगा, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ ये विश्व के भी ग्रोथ रेट का आकलन करते हैं। तो देखो ये जो चार्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहला काम। इसको मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप लोग देख भी लेना। लेकिन देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारे आंकड़े आप लोग को याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करना मैं समझाने वाला हूं ना, समझना। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 2025 के ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है, ठीक है। देखो स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं। समस्या ये है कि एग्जाम में प्रश्न आने के बाद तो आप देख ही सकते हो कि भाई ठीक है यार, ये रिपोर्ट तो बहुत सिंपल था, पढ़ लेते हो जाता। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उस प्रकार की कितनी सारी सिमिलर रिपोर्ट आपको मिल रही है, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने अभी इससे पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट देखी होगी, आपने इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट देखा होगा, दोनों में आपने भारत के ग्रोथ रेट को देखा था। सेम फिर से हम लोग यहाँ पर 4 विश्व की संस्थाओं के संदर्भ में रिपोर्ट देख रहे हैं। कौन सी रिपोर्ट्स हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो कि आईएमएफ की रिपोर्ट है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेक्टस जो कि यूएन डेसा की रिपोर्ट है, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट कुछ प्रेडिक्शन करती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट और है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये रिपोर्ट भी, अब चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो ये विश्व के बारे में तो बताएगा नहीं, लेकिन ये भारत के संदर्भ में अपना एक प्रेडिक्शन देता है। अब इसको याद करने पर फोकस करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर याद करनी है। हम 2026 का आंकड़ा नहीं याद करेंगे, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, नहीं याद करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि याद होगा नहीं मेरे भाई। अगर याद हो रहा है तो याद कर लेना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम याद क्या करेंगे, हम याद करेंगे कि 2024 में, ठीक है, 2024 में वर्ल्ड बैंक मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस का जो प्रेडिक्शन रहा, ठीक है, वो था 6.5% ग्रोथ रेट का, ठीक है। ध्यान रखना 2024 में ही आईएमएफ का प्रेडिक्शन भी 6.5% का। अच्छी बात है। उस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेडिक्शन रहा वो 6.5 से थोड़ा सा कम 6.4% रहा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो यूएन डेसा की जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक सोशल एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बताती है 7.1 का प्रेडिक्शन। कितने का प्रेडिक्शन, 7.1% का प्रेडिक्शन बताती है। तो 6.5, 6.5, 6.4, 7.1, ये चार चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना। अभी ये मैगजीन पढ़ने बैठोगे ना, कुछ नहीं याद होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। मैं याद करा रहा हूं, याद हो जाएगा, मेरा शर्त है ये, ठीक। अब देखो भाई, हम बात करते हैं भारत की 2025 के संदर्भ में क्या प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कहती है कि यार 2025 में ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होगी, कितनी, तो 6.5 से घट करके 6.3% यहां पर होने वाली है। चलो अच्छी बात है। आईएमएफ कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि 6.2% होगी, 6.2% होगी, तो 6.3 फिर 6.2। यहां पर यूएन डेसा जो है ना, वो कहता है कि नहीं ठीक है, यहां पर आप लोग 6.3% रहोगे, ठीक है, 6.3% रहोगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है 6.7% रहोगे, 6.7% रहोगे, ठीक है। तो देखो अब ये चीजें याद करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये चार्ट अपने घर के अगल बगल किसी भी दीवार पर स्टिकी नोट्स पर लगा करके आप लोग चिपका लो, ठीक है, तो दैट कि आप लोग 5-6 दिन लगातार देख पाओ। यही नहीं, इसके साथ साथ आप लोगों को वो इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई वाले भी रिपोर्ट यहाँ पर नीचे लिखनी पड़ेगी। मैंने इसे मर्ज नहीं किया, वो काम आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 4 रिपोर्ट का एक समरी यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.8 ग्रोथ रेट रहा 2024 में, 2025 में 2.3 हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। आईएमएफ कहता है कि 3.3 ग्रोथ रेट 2024 में रहा, जो कि 2.8 में कन्वर्ट हो जाएगा। यूएन डेसा 2.9 कहता है, जो कि 2.4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, इसका चार्ट बना लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला काम तो ये कर लेना। चलो अब ये जितनी रिपोर्ट्स थी उन रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यूएन डेसा जो है उसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखो
रिपोर्ट के संदर्भ में जितने फैक्ट होंगे वो फैक्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ अगर यहाँ पर ऐसे फैक्ट होंगे जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया हो तो मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा दूंगा, ठीक है। देखो कुछ समस्या नहीं है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ये आप लोगों को देखना नहीं है। यूएन डेसा की रिपोर्ट मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। ये चार्ट में मैंने आपको देखो विश्व के मैंने आप लोगों को आंकड़े बता दिए थे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर भारत के भी आंकड़े, यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो समझा दिया था, ठीक है। तो हम लोग 2024 और 2025 का ये आंकड़ा याद करें, बाकी याद भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, अच्छा यहाँ पर देखो एक बात ये कहती है, कौन सी रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, सॉरी इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है, यूएन डेसा की रिपोर्ट कहती है कि वस्तु व्यापार में, ठीक है, वस्तु व्यापार में निर्यात और आयात, ठीक है, दोनों में अगर हम बात करें, दोनों में हम बात करें तो यूएसए की हिस्सेदारी 14 वैश्विक अर्थव्यवस्था। एक मिनट आप लोगों को इसका आंकड़ा दिखा देता हूँ, चार्ट बनाया, देखो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, ये रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, कि रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वस्तु व्यापार निर्यात और आयात का औसत वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 22.2% अनुमानित है, ठीक है, जिसमें यूएसए का कंट्रीब्यूशन 14% है और उसके पश्चात चाइना का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि वस्तु व्यापार में अमेरिका और चाइना की क्या रैंकिंग है, तो यूएसए नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पर। इसको भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग एक चार्ट डिस्कस करेंगे, वहां पर ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतनी बातें बस ध्यान रखना। एक बात ये ध्यान रखो, 2024 में वैश्विक बेरोजगारी, पूरे विश्व की जो बेरोजगारी दर है वो ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर पर थी, ठीक है। पूरे विश्व की बेरोजगारी दर 2024 में सबसे निम्नतम स्तर पर थी, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। आईएमएफ की रिपोर्ट जो थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट की जो थीम है, इस रिपोर्ट की जो थीम है वो क्या है, अ क्रिटिकल जंक्चर एमाइड पॉलिसी शिफ्ट, ठीक है, अ क्रिटिकल जंक्चर एमाइड पॉलिसी शिफ्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ की रिपोर्ट की थीम है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की थीम यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये विश्व के संदर्भ में 2023 में 2024 में 3.3 और 2025 में 2.8 बताता है। भारत का भी हमने उस चार्ट में सबको डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर दोबारा से देखने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब समझेंगे हम क्या, अब हम लोग एफडीआई इनफ्लो की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एफडीआई इनफ्लो की। एफडीआई इनफ्लो में क्या चीज़ हम लोग को देखनी है, एफडीआई इनफ्लो में हम लोग को ये देखनी है कि पूरे भारत में जो एफडीआई आया उसमें जो सबसे ज्यादा एफडीआई आया, ध्यान देखिए, उसमें जो सबसे ज्यादा एफडीआई आया वो आया आप लोगों का सर्विस सेक्टर में, ठीक है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड नंबर पे क्या रहा, सेकंड नंबर पे यहाँ पर आप लोगों का रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तीसरे स्थान पर क्या रहा, तीसरे स्थान पर रहा ट्रेड 8%, ठीक है। ध्यान समझना, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारत में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एफडीआई इनफ्लो में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी रही, तो किसकी रही, सर्विस सेक्टर की। सेकंड नंबर पे क्या रहा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रहा। थर्ड नंबर पे क्या रहा, ट्रेड रहा, व्यापार रहा। याद रहेगा, सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और थर्ड नंबर पे ट्रेड। क्लियर। अगर हम स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो एफडीआई इनफ्लो हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ, उसके पश्चात आप लोगों का कर्नाटक आया था और फिर दिल्ली था, ठीक है। तो महाराष्ट्र का मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एफडीआई इनफ्लो सबसे अधिक रहा। एफडीआई इनफ्लो महाराष्ट्र के पश्चात आपका कर्नाटक में रहा, ठीक है, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर आप लोगों का दिल्ली रहा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ये तीन आंकड़े आप लोगों को इस क्रम में याद रखने पड़ेंगे। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, ये बातें बहुत सिंपल सी याद करना, ये बहुत टफ वर्क नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, इसका आंसर क्या है, दोनों को यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारी जो 500 एमसीक्यू की सीरीज है उनके क्वेश्चन से, और उनमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस मैगजीन को पढ़ने के साथ साथ इस मैगजीन में क्या चीजें याद करनी है, कैसे एग्जाम में प्रश्न बन करके आएगा, ये 500 एमसीक्यू से तैयार हो जाएगा। अगर आप ये मैगजीन कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप ये क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। 99 रुपीज़ का बैच है, ठीक है, बहुत सस्ता है, 500 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बहुत डिटेल में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप उनको लेकर के वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत में जो एफडीआई आया उसमें सोर्स कंट्री की अगर हम लोग बात करें, देखो कहाँ कहाँ पर सबसे अधिक गया, तो सबसे अधिक गया महाराष्ट्र में, फिर आपका गया कर्नाटक में, फिर आपका गया दिल्ली में, ठीक है, ये हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि सबसे अधिक आया सर्विस सेक्टर में, फिर आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, और फिर आप लोग का आया ट्रेड में, ये भी हमने देखा था। अब देखो किन देशों से आया है, तो सबसे अधिक जो एफडीआई हमारे पास आया वो आया सिंगापुर, उसके बाद आया मॉरिशस,
और उसके बाद आया यूएसए, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो, एग्जाम में यही सब प्रश्न बन करके आते हैं, एग्जाम में यही सब प्रश्न बन करके आते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर नोट करके रखना है, ठीक है, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए। चलो भाई और कुछ पॉइंट यहाँ समझते हैं। भारत के एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत के एक्सपोर्ट के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो इंडस्ट्री, ठीक है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके द्वारा 2024-25 के संदर्भ में कुछ रिपोर्ट दिया गया। रिपोर्ट क्या दिया गया, हम लोग को फैक्ट नहीं याद करना, हम लोग को बस एक ट्रेंड समझना है। ट्रेंड ये समझना है कि वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट रहा, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई है, ध्यान दीजिएगा। वस्तुओं के इंपोर्ट उसमें भी वृद्धि हुई है, सर्विस के एक्सपोर्ट उसमें भी वृद्धि हुई है, सर्विस के इंपोर्ट उसमें भी वृद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर हम टोटल वस्तुओं मतलब वस्तु और सेवा की बात करें, मिला करके कंबाइंड बात करें गुड्स और सर्विस की, तो एक्सपोर्ट फिर भी बढ़ा है और इंपोर्ट फिर भी बढ़ा है, ठीक है। तो भारत के अगर निर्यात पर, भारत के अगर एक्सपोर्ट पर एक ट्रेंड आपसे पूछे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सेवाओं का एक्सपोर्ट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो आपको उसका ट्रेंड पता है, आपको उसका ट्रेंड पता है। यही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि अगर हम लोग व्यापार संतुलन की बात करते हैं, अगर हम लोग ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं, तो भारत जो है पहले 78.39 डिफिसिट में था, अभी 94.26 डिफिसिट में, घाटे में है। यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है। घाटे का मतलब क्या है, ठीक है, घाटे का मतलब ये कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा घाटा जो है वो भी बढ़ा है, हमारा घाटा भी बढ़ा है। यही बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये एक ट्रेंड एनालिसिस है, फैक्ट नहीं याद करना है, कुछ याद कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, याद कर भी नहीं पाओगे। चलो भाई, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के संदर्भ में हमने ये देखा कि भारत के संदर्भ में इसका जो प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्शन क्या था, 6.4, 6.7, ठीक है। ये 2 प्रेडिक्शन हम लोगों ने याद किया था, तब चारों रिपोर्ट को मिलाकर के साथ में देखा था, ठीक है। अब देखो बात खत्म। अच्छा देखो, एक एराटा है, एराटा इस मैगजीन में भी है और एराटा हमारी क्लास में भी है, ठीक है। क्योंकि इस मैगजीन में वो चीज़ें डबल दी गई थी, तो वो हमने डबल बार डिस्कस किया। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, टॉपिक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट मतलब वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी, अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। कल की क्लास में इन्होंने क्या किया था, कल की क्लास में इन्होंने कुछ पुराने फैक्ट दिए थे, मैं वापस नहीं जाऊंगा, बहुत घुमाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, कल की क्लास में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आपको बस ये करना कि वहां पर हमने जो रैंकिंग याद की थी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस में अलग अलग रिपोर्ट हमने याद किया था, उसको भूल जाना। अब ये रिपोर्ट आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। देखो मैगजीन में चूंकि डबल बार फैक्ट दिया गया है, तो ये गलती हुई है। गलती इसीलिए हुई है क्योंकि हमको रिसेंट के डाटा याद करने हैं, उसमें ये डाटा सितंबर या अक्टूबर का दिया हुआ था, तो डाटा हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। सेम WTO की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट कहती क्या है, ध्यान देना कि वस्तुगत व्यापार के दृष्टिकोण में, ठीक है, वस्तुगत व्यापार के दृष्टिकोण में अगर हम लोग एक्सपोर्टर की बात करें तो चाइना नंबर 1 पर है, ठीक है। एक्सपोर्टर में चाइना नंबर 1 पर है, ठीक है। और इंपोर्टर में, ठीक है, इंपोर्टर में अमेरिका नंबर 1 पर है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर में चाइना मतलब सबसे ज़्यादा बेच चाइना रही है, सबसे ज़्यादा खरीद कौन रहा है, अमेरिका खरीद रहा है, ठीक है। चलो भाई, सर्विस सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो कॉमर्शियल सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्टर अमेरिका है, ठीक है, एक्सपोर्टर आप लोगों का अमेरिका है। और इंपोर्टर क्या है, इंपोर्टर भी यहाँ पर आप लोगों का अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका अमेरिका चाइना, ये आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर देखनी है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। अमेरिका अमेरिका चाइना, ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लेना, याद रहेगा कि सर्विस सेक्टर में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों अमेरिका है, ठीक है। और मर्चेंडाइज ट्रेड में, वस्तुगत व्यापार में, वस्तुगत व्यापार में अगर आप ध्यान दोगे तो इंपोर्टर में अमेरिका नंबर 1 पर है, एक्सपोर्टर में चाइना नंबर 1 पर है, ठीक है। तो देखो मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मूला समझा रहा हूँ, गुड्स और सर्विस दोनों मिला करके अमेरिका सब में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में नंबर 1 पर है। केवल जो वस्तुगत व्यापार, जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, उसके एक्सपोर्ट करने में चाइना नंबर 1 पर है। यही बात आप लोग याद कर लेना, इसके अलावा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। चलो भाई देखो, वर्ल्ड बैंक की फिर से एक रिपोर्ट आ गई भारत के संदर्भ में। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। देखो प्रश्न क्या पूछेगा कि हाल ही में जारी स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके संदर्भ में है, तो गरीबी उन्मूलन की, पॉवर्टी एलिविएशन के। भारत ने पिछले 1 दशक में जो प्रगति की है, ठीक है, भारत ने पिछले 1 दशक में जो प्रगति की है, 1 दशक मतलब क्या, 2011-12 और 2022-23 इसका पूरा आकलन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है।
इस आकलन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो अत्यधिक गरीबी है, जो चरम गरीबी है, वो भारत में तेजी से घटी है। भारत में तेजी से घटी है। अभी 2022-23 में तो जो अत्यधिक गरीबी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो केवल 2.3% बचा है। केवल 2.3% बचा है। पिछले एक डिकेड में हमने 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये भारत के लिए अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पॉवर्टी संदर्भ में रिपोर्ट ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट का नाम याद रहेगा। अब देखो ये रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण शहरी गरीबी रेट में, जो अर्बन और रूरल का जो पॉवर्टी रेट है, उस रेट में भी कमी दर्ज किया गया है, जो कि भारत के लिए और अच्छी बात है, ठीक है, और अच्छी बात है। तो ये रिपोर्ट सब कुछ अच्छा अच्छा बताती है। ये रिपोर्ट में कुछ बातें जो हम लोग को यहाँ पर याद कर लेनी चाहिए, वो बातें ये कह रही है, ध्यान दीजिएगा, कि एक दशक में यहाँ पर कहाँ है, मतलब 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच में हमने 37.8 करोड़ लोगों को भारतीय मध्यम आय मानक पर गरीबी से बाहर किया है। गरीबी से बाहर किया, समझना, 17.1 करोड़ को हमने अत्यधिक गरीबी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर किया था। 37.8 करोड़ लोगों को हमने मध्यम आय, मिडिल इनकम पैरामीटर पर बेस्ड हमने गरीबी से बाहर यहाँ पर इनको किया है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रहेंगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन की है पिछले एक डिकेड में। रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, रिपोर्ट का नाम है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्वलिटी ब्रीफ रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। चलो भाई, कह रहा है कि पूरे भारत में अगर हम लोग बात करें तो 54% जो अत्यधिक गरीब लोग हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, 5 राज्यों में, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर देश के कुल अत्यधिक गरीबों का 54% लोग यहाँ पर रहता है। 54% लोग यहाँ पर रहता है। समझ गए मेरी बात आप लोग? चलो अगला टॉपिक देखो। कह रहा भारत के फॉरेन जो लोन है, विदेशी ऋण है, उसके संदर्भ में, फॉरेन डेप्ट के संदर्भ में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, ठीक है। क्या कह रहा है ना, समझिएगा। ये रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, कह रहा कि भारत के बाह्य ऋण में, भारत के फॉरेन डेप्ट में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यूएस डॉलर का, मतलब सबसे ज्यादा हमने जो लोन लिया है, वो लोन है, डेप्ट जो हमने लिया वो यूएस डॉलर के रेशियो में लिया हुआ है, ठीक है। यूएस डॉलर के बाद हमने भारतीय रुपए में लिया है, फिर हमने जापानी येन में लिया है, फिर हमने एसडीआर में लिया। एसडीआर क्या है? एसडीआर किस संस्थान का एक जारी करेंसी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, बता दिया है ना। चलो, और यूरो उसके बाद है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे पूछता है, भारत के फॉरेन डेप्ट के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज करो, ठीक है। पहला क्रम क्या देगा? यूएस डॉलर, दूसरा देगा भारतीय रुपया, तीसरा देगा जापानी येन, चौथा देगा एसडीआर, ठीक है। तो यही क्रम आप लोग को यहाँ पर फॉलो करना है कि सबसे ज्यादा हमने यूएस डॉलर में लोन लिया, डेप्ट लिया, फिर हमने भारतीय रुपये में लिया, फिर भारतीय रुपया आप लोगों को सेकंड नंबर पे रखना है, यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जापानी येन रखो, फोर्थ नंबर पे आप लोगों का एसडीआर रखो, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। अब देखो भाई, क्या रखे, अगर हम लोग बाह्य ऋण के विभिन्न कंपोनेंट्स पर बात करें, ठीक है, तो उस कंपोनेंट में सबसे बड़ा हिस्सा लोन का है, ठीक है, लोन का है। उसके बाद कैश और डिपॉजिट का है, कैश और डिपॉजिट का, मुद्रा और जमा का है, ठीक है। उसके बाद व्यापार ऋण, ठीक है, और ऋण प्रतिभूतियां यहाँ पर शामिल है, ठीक है। ऋण प्रतिभूतियां यहाँ पर आप लोगों की शामिल है, ठीक है। तो देखो प्रश्न पूछेगा कि बाह्य ऋण के विभिन्न कंपोनेंट को भी अरेंज करो, तो लोन नंबर 1 पर रहेगा, कैश डिपॉजिट नंबर 2 पर रहेगा, व्यापार ऋण एवं अग्रिम आपका नंबर 3 पर रहेगा, और ऋण प्रतिभूति डेब्ट सिक्योरिटीज जो होती है वो नंबर 4 पर रहेंगी। तो ये 2 अरेंजमेंट आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। समझ गए? समझ गए मेरी बात? इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग ना कुछ अमीरों की बात करेंगे यार। अब गरीबों की बात बहुत हो गई, हमने गरीबी देख लिया, हमने सबको देख लिया, अब अमीरों की बात करें। रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट का नाम है ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है। रिच लिस्ट है ये, अमेरिका की लिस्ट है, ध्यान समझिएगा आप लोग। अमेरिका की नहीं, अमीरों की लिस्ट है, सॉरी, ठीक है। ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, ये नाम है। रिच है मतलब अमीरों की लिस्ट है। लिस्ट कहती क्या कहती है, इस बार इस सूची में पिछले बार की तुलना में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, ठीक, क्या बढ़ी है? अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अरबपतियों की जो कुल संपत्ति है उसमें भी वृद्धि दर्ज किया गया है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो पहली बात, ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अकॉर्डिंग अरबपतियों की संख्या बढ़ी, अरबपतियों की संपत्ति बढ़ी। 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा भाई, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है
केरल में दुनिया में बात करें तो दुनिया में अरबपतियों की राजधानी, ठीक है, अरबपतियों में कैपिटल ऑफ मिलेनियर जो है वो न्यूयॉर्क को कहा गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा अमीर मिलेनियर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आप लोगों को यहाँ पर लंदन शामिल है। दो बात ध्यान रखना। अगर हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया में पहले इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई अमीरों की राजधानी था, अभी ये चेंज हो चुका है, मुंबई तीसरे नंबर पर चला गया है। पहले नंबर पर संघाई आ गया है चाइना का, दूसरे पर बीजिंग आ गया है और तीसरे पर आप लोगों का मुंबई आ गया, ठीक है। तो नोट करो संघाई, बीजिंग और मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संघाई, बीजिंग और मुंबई तीसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला कथन कि दुनिया के अरबपतियों की राजधानी न्यूयॉर्क है। दूसरा स्टेटमेंट एशिया के अरबपतियों की राजधानी संघाई है। तीसरा स्टेटमेंट कि इस बार अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। और चौथा स्टेटमेंट कि इस बार अरबपतियों की संपत्ति में भी वृद्धि दर्ज की गई। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सत्य हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान से समझ लेना। समझ गए मेरे भाई? चलो अब देखो ये रिपोर्ट क्या रही है। मैं रिपोर्ट का अगर आपको कुछ दिखा दूं यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट मेरे पास हो तो नहीं है, ठीक है। चलो ये रिपोर्ट क्या रही है कि अगर हम लोग अमीरों की बात करें तो नंबर 1 पर, पूरे विश्व में नंबर 1 पर आपके मस्क भैया हैं, ठीक है। मस्क भैया बड़े प्यारे इंसान हैं, मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी बना दिए, एकदम बवाल काटे हुए हैं अमेरिका में, ठीक है। तो एलॉन मस्क भैया नंबर 1 पर है, ठीक है। जेफ बेजोज, ठीक है, जेफ बेजोज नंबर 2 पर है। मार्क जुकरबर्ग नंबर 3 पर है, ठीक है। यही 3 आप लोग याद रखना, ठीक है। एलन मस्क सबसे अमीर है दुनिया भर के, जेफ बेजोस नंबर 2 पर, मार्क जुकरबर्ग आपके मेटा वाले, मतलब वो फेसबुक वाले हैं, जेफ बेजोस आपके अमेजन वाले हैं, मस्क भैया आपकी स्पेसएक्स वाले हैं। आपने साइंस टेक में जितना स्पेसएक्स की मिसाइल पढ़ी थी ना, फाल्कन 9 और समथिंग वो सब इन्हीं की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये 3 चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद कर लो। चलो भाई अब देखो, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है। भारत छोड़ो, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो हमारे अंबानी भैया हैं, हमारे अंबानी भैया हैं। मुकेश अंबानी जी जो हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पूरे विश्व में कौन सी रैंकिंग है इसमें, पूरे विश्व में वो 17वें स्थान पर है। और ध्यान दीजिएगा इस बार उनकी संपत्ति में कमी दर्ज की है, उनकी संपत्ति में कमी दर्ज की है, ठीक है। अब सब ब्याह में खर्चा कर देंगे तो कमी तो आएगी संपत्ति में, ठीक है। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस बार कमी दर्ज की गई है। पूरे विश्व में 17वें स्थान पर है, भारत में नंबर 1 स्थान पर है, एशिया में भी नंबर 1 स्थान पर, ठीक है। चलो भाई, एशिया के और देश के दोनों के दूसरे सबसे अरबपति व्यक्ति जो है वो गौतम अडानी जी हैं। गौतम अडानी जी है, प्यारे इंसान है, ठीक है। इनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है और वो 2nd स्थान पर यहाँ पर शामिल है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ट्रंप ताऊ जो हैं वो यूएस इतिहास के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं, सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं। ये रिपोर्ट किसकी थी, रिपोर्ट का नाम था ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। समझ गए आप लोग? चलो भाई अब देखो अगला पॉइंट समझो। अगली जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है रेमिटेंस के संदर्भ में, ठीक है, धन प्रेषण के संदर्भ में कि प्रवासी धन प्रेषण कितना भारत में हो रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 2008 से भारत धन प्रेषण का जो शीर्ष प्राप्त करता है, रेमिटेंस रिसीवर जो है वो नंबर 1 पर बना हुआ है। लगातार हम नंबर 1 में बने हुए पूरे विश्व भर में। अच्छी बात है हमारे लिए, हम हमारे भारतीय जाते हैं एनआरआई के तौर पे भारत विश्व में, वो काम करते पैसे भारत में भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस रेमिटेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत नंबर 1 पर है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ हुआ है कि भारत में रेमिटेंस का जो फ्लो है ना उसमें एक परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, एक पैटर्न में उल्लिखित परिवर्तन दर्ज किए गए। परिवर्तन क्या रहा ना समझिएगा, परिवर्तन ये रहा आप लोगों का, ठीक है। परिवर्तन आप लोगों का ये रहा कि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ वो अमेरिका से हुआ, ठीक है। पहले खाड़ी देशों से था, अब ये वो अमेरिका से हो रहा है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद यूएई नंबर 2 पे रहा, फिर आपको यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर आया, ठीक है। तो याद करो, अमेरिका नंबर 1 पर, यूएई नंबर 2 पर, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर, ठीक है। तो यू तीनों यूएसए, यूएई, यूके 1 2 3 ये रैंकिंग यहाँ पर रही है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर से प्राप्तकर्ता कौन सा रहा, तो सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस भारत में किसी राज्य को मिला है वो मिला है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चात केरल के पश्चात तमिलनाडु, ठीक है। तो सर्वाधिक रेमिटेंस रिसीवर के तौर पर जो राज्य रहा वो महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु रहा। ये 3 फैक्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 फैक्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा, एग्जाम में इन सारे फैक्ट से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस हम लोग को बस टॉपिक्स पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल टॉपिक्स, ध्यान दीजिएगा। एक सेंगेन क्षेत्र, सेंगेन रीजन क्या था समझना। सेंगेन रीजन एक ऐसा रीजन है जहां कोई इंटरनल बाउंड्री नहीं है, ठीक है।
यहाँ यूरोपीय संघ के नागरिक, गैर यूरोपीय संघ के निवासी और आगंतुक जो टूरिस्ट हैं वो सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई इंटरनल बाउंड्री नहीं, आप एक देश से दूसरे देश में इजीली जा सकते हो, तो शेंगेन रीजन कहा जाता है। शेंगेन को लेकर के एक समझौता हुआ था 1985 में, ठीक है। लग्जमबर्ग में एक छोटा सा गांव था शेंगेन, वहीं पर एक समझौता किया गया था, तो इसको हम शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है, शेंगेन क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। शेंगेन क्षेत्र में वर्तमान में 29 देश शामिल है। अभी जो रिसेंट के 2 देश शामिल है उसका नाम है रोमानिया और बुल्गारिया। प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है, ठीक है। तो रोमानिया शामिल हुआ है, बुल्गारिया शामिल हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दे रहे आप लोग, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ साथ 25 देश यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर शामिल हैं, और इन 25 के अलावा, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 देश आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो 25 + 4 29। रिसेंट के 2 देश का नाम है रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखना कि देखो यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसे देश है ना जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये मत समझना कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश यहाँ पर शामिल है, नहीं। जैसे कि आयरलैंड इसमें शामिल नहीं है, साइप्रस इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न से कंफ्यूज करेगा, प्रश्न में देगा कि साइप्रस भी आ रहा है, आप सोचेगा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है तो हो सकता हो कि इसमें हो, नहीं है। शेंगेन क्षेत्र में साइप्रस और आयरलैंड नहीं है, भले ही वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट क्यों ना हो, ठीक है। अभी 2 शामिल हुए हैं, रोमानिया और बुल्गारिया, कुल 29 हो गए हैं। ये बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। चलो भाई, अगली रिपोर्ट का नाम है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025, ठीक है। ये 500 कंपनियों की एक रिपोर्ट जारी करती है। ध्यान समझिएगा, ये रिपोर्ट जारी करती है 2 चीज़ों के संदर्भ में, ठीक है। एक इसकी रिपोर्ट आती है किसके संदर्भ में, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के संदर्भ में, ठीक है। मजबूत ब्रांड कौन सा है पूरे दुनिया में, जैसे पीसी अभ्यास एक ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड हम लोग बन रहे हैं, हम लोग ग्रोइंग ब्रांड है, भी आप लोगों के साथ रहेगा तो बन जाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड होता है, दूसरा होता है वैल्यूएबल ब्रांड, मोस्ट मूल्यवान ब्रांड कौन सा है पूरी दुनिया में, इसकी बात की जाती है, ठीक है। इस मैगजीन में जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट केवल वैल्यूएबल ब्रांड के संदर्भ में है, ध्यान रखना। लेकिन हम लोग वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों ब्रांड की रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अब अच्छा ये बताओ, ये तो नाइंसाफी हुआ ना कि आप सेम संस्थान की एक रिपोर्ट को पढ़ रहे हो, एक रिपोर्ट को नहीं पढ़, दोनों सेम रिपोर्ट है, मतलब बस डायमेंशन उसका अलग अलग है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करता है, एक वैल्यूएबल ब्रांड की बात करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में अगर आप ध्यान दें तो वीचैट नंबर 1 पर रहा, वीचैट नंबर 1 पे रहा, बस इतना ही ध्यान रखो और कुछ मत यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएबल ब्रांड की बात करें तो एप्पल नंबर 1 पर रहा, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 पर रहा, गूगल नंबर 3 पर रहा, ठीक है। गूगल नंबर 3 पर रहा। निविडिया पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है, निविडिया पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है, तो ये भी बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट है, ठीक है। तो वैल्यूएबल ब्रांड में एप्पल नंबर 1 पर है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में वीचैट नंबर 1 पर है। ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखना। चलो भाई, अब देखो एप्पल है, ये वैल्यूएबल ब्रांड है, आप सब लोगों को पता है वैल्यूएबल ब्रांड कितना है ये, ठीक है। अब देखो, चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भारत के कुछ जो कंपनियां हैं मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में कहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो भारत के सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है, ठीक है, वो कौन है, टाटा समूह 60वें स्थान पर शामिल है, टाटा समूह, ठीक है। इसके पश्चात आप लोगों का 132वें स्थान पर इन्फोसिस शामिल है और 164वें स्थान पर HDFC शामिल है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस 500 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड में टाटा समूह नंबर 1 पर, पूरे विश्व में कौन है, एप्पल नंबर 1 पर, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टाटा समूह नंबर 1 पर है, ठीक है। इन्फोसिस 132वें नंबर पर है, HDFC 164वें नंबर पर, ठीक है। तो ये 3 क्रम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 क्रम यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा भाई, अब देखो क्या रहा है कि एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट जारी कौन किया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है क्या कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा, WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना। समझिएगा, इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक इंडेक्स का प्रयोग किया गया, इंडेक्स का नाम क्या है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, ठीक है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स का जो मैनेजमेंट है, जिसका निर्माण है, वो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और WWF के साथ मिलकर के किया गया है। इस पूरी रिपोर्ट की जो थीम थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम थी संकट में एक प्रणाली और सिस्टम इन अ पेरिल, ठीक है, सिस्टम इन अ पेरिल। ये एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की थीम थी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया गया था। लंदन का जियोलॉजिकल सोसाइटी इसमें इंडेक्स को जारी करने में हेल्प कर रहा था। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये रिपोर्ट बताती है कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें दुनिया के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। ये कहती है कि पिछले 50 वर्षों में, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है
उसकी संख्या में 73% की गिरावट दर्ज की है। ध्यान समझिएगा, 1970 से लेकर के 2020 के मध्य में 73% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम लोग पूरे दुनिया में भारत के कंजम्पशन पैटर्न को शामिल करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न को अपनाते हैं, तो वैश्विक खाद्य उत्पादन की श्रृंखला में हम 2050 तक पृथ्वी का केवल हमको 0.84 भाग की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब भारतीय खाद्य प्रणाली इतनी अच्छी है, ठीक है। कौन सी खाद्य प्रणाली? तो पारंपरिक भारतीय आहार सिस्टम की बात कर, ध्यान समझिएगा। ट्रेडिशनल जो थाली होती है, वेजिटेरियन जो थाली होती है, जो कि वनस्पति आधारित है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारतीय आहार, ठीक है, न तो संसाधन गहन है और न ही पशु उत्पाद है, ठीक है। इसमें है क्या? ये अनाजों, दालों और सब्जियों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वो चीजें देखो, जो वेजिटेबल बेस्ड थाली होती है ना, उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होता है, उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होता है। इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहता है कि अगर हम लोग इंडियन कंजम्पशन पैटर्न को अपनाते हैं तो 2050 तक हमको पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता होगी। पृथ्वी के पूरे भाग की तो छोड़ो, पृथ्वी से ज्यादा भाग की तो छोड़ो, पृथ्वी से कम भाग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ये रिपोर्ट बता रही है, समझ गए? चलो भाई, मोदी जी इसीलिए मिशन लाइफ कहते हैं ना, कि लाइफ फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब ध्यान समझना, एक संस्थान है, इसका नाम आपने देखा एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में भारत की ग्रोथ रेट अभी पहले पढ़ी थी, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। 1966 में इसकी स्थापना किया गया था, और जो भारत है वो उसका एक फाउंडिंग मेंबर है, एक संस्थापक सदस्य, ठीक है। अब इसमें रिसेंट में इजराइल शामिल हुआ है। कितने नंबर पर? 69 नंबर पर यहाँ पर आपका इजराइल शामिल हुआ है, इजराइल शामिल हुआ है। अब देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा है कि इजराइल जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य। मतलब अगर हम लोग नॉन रीजनल कंट्रीज की बात करें तो उस श्रेणी में इजराइल 20वां ऐसा देश है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, ठीक है। पहला नहीं है। आप जब 500 MCQ लगाओगे तो वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, मैंने क्वेश्चन डाला वहाँ पर, क्या पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कुछ था कि इजराइल अभी रिसेंट में शामिल हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट था कि इजराइल एशियाई विकास बैंक के सदस्य में शामिल होने वाला पहला गैर क्षेत्रीय सदस्य। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप इस स्टेटमेंट को सही मान लोगे। पहला नहीं, 20वां है, 20वां। मतलब इससे पहले भी बहुत सारे नॉन रीजनल देश इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। इजराइल को 69 नंबर पर यहाँ पर शामिल किया गया। चलो भाई और देखो क्या कह रहा है। अगला रिपोर्ट का नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2024। रिपोर्ट कौन जारी करता है? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। नाम है एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। तो लव और पावर दो चीजें याद रखो आप लोग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ करके नंबर 3 पर शामिल हो गया। नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पर कौन है? चाइना। नंबर 3 पर कौन है? भारत। नंबर 4 पर कौन है? जापान, ठीक है। किस चीज के अंदर बात हो रही है? एशिया पावर इंडेक्स की बात हो रही है। अभी कोई कमेंट करेगा, क्या कमेंट करेगा? सर एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका कहाँ से आ गया? अमेरिका तो एशिया में है ही नहीं। अरे मेरे भाई, ये एशिया में पावर की बात हो रही है, किसका कितना प्रभाव है। तो जरूरी थोड़ी है कि एशियाई कंट्री वहां पर शामिल हो। भाई अमेरिका का प्रभाव नहीं है एशिया में है, तो यूएसए, फिर चाइना, फिर भारत, फिर जापान, ठीक है। ये क्रम आप लोगों को इस रिपोर्ट के संदर्भ में ध्यान रखना है। रिपोर्ट का नाम है एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। और इस रिपोर्ट जारी किया गया लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। अच्छा चलो और देखो भाई, यहाँ पर अगली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट अगली संस्थान का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप अभी आपने क्या देखा था? एशियन डेवलपमेंट बैंक देखा था। 69 नंबर पर इजराइल शामिल हुआ था। नॉन रीजनल कंट्री जो है वो 20वां कंट्री था जो शामिल होता है यहाँ पर, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में मनीला, फिलीपींस में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपने वहां पर देखा। अच्छा अब देखो अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस संदर्भ में देखो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, अगर हम उसकी बात करें आप लोगों से, तो फोर्टोलेजा घोषणा 2014 में फोर्टोलेजा डिक्लेरेशन होता है ब्रिक्स कंट्रीज के मध्य, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज के मध्य। तो ब्रिक्स कंट्री के द्वारा 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया। तो ऑब्वियसली ब्रिक्स इसके फाउंडर होंगे, तो भारत भी इसका एक फाउंडर कंट्री यहाँ पर शामिल है, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसके कंट्रीज, इसके सदस्यों की संख्या यहाँ पर इंक्रीज की गई है, ठीक है, इंक्रीज की गई है। और अभी रिसेंट में 9वें मेंबर के तौर पर अल्जीरिया को शामिल किया गया, ठीक है, अल्जीरिया को शामिल किया गया, ध्यान रखना। इससे पहले अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो आपका मिस्र शामिल हुआ था, उससे पहले आपका यहाँ पर बांग्लादेश शामिल हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश, मिस्र और अल्जीरिया,
ये सब भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पर सदस्य राष्ट्र हैं। और अल्जीरिया भी रिसेंट का है, 9वें नंबर पर शामिल किया गया है। कौन सी बैठक में? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर अभी 9वीं वार्षिक बैठक हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पर इसको शामिल किया गया, ठीक है, वहीं पर इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। ये बातें आप लोगों को ध्यान पर देनी है, ठीक है, बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या? बिम्स्टेक बिजनेस समिट, ठीक है, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नोट करो कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है। कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, विदेश मामलों का मंत्रालय, और इनके साथ एक CII एक संगठन है, भारतीय उद्योग संघ, ये दोनों मिलकर के नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया। चूंकि पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों के मध्य मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, बिम्स्टेक के मध्य में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मजबूत व्यापार और निवेश के माध्यम से, ये इसकी थीम रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रश्न कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम, प्रश्न क्या पूछेगा कि फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आप कहोगे सर एक ही तो व्यक्ति है जो उद्घाटन करते हैं, ठीक है, मोदी जी, लेकिन मोदी जी के द्वारा उद्घाटन नहीं किया गया। उद्घाटन कौन किया है? जयशंकर जी के द्वारा, ठीक है, जयशंकर जी के आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, वो ऐसे आंख से रेड लाइट आती है मस्त, ठीक है, हीरो की तरह से दिखते हैं, पाकिस्तान गए थे, चश्मा उस्मा एकदम लगा कर गए थे, हीरो टाइप के, ठीक है। तो एस जयशंकर जी जो है उनके द्वारा फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन यहाँ पर किया गया, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में मोदी जी का नाम देगा अगर देगा तो, और आप टिक मार के आओगे, आपको लगेगा यार यही तो होता है, यही तो लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं है, मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया, ठीक है, ये एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब देखो बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था, ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम था बिस्टेक, ठीक है, अब इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ चुकी है, बस इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कोई क्लियर कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बिम्स्टेक के सभी सदस्य आप लोगों को याद होने भी चाहिए। चलो मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, बिम्स्टेक के सभी सदस्य राष्ट्रों का नाम एक बार आप लोग देख लेना, बहुत जरूरी है, स्टैटिक टॉपिक है लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। चलो भाई, अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगला टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 की रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? फिर से भाई UN डेसा जो संगठन है, आप लोगों को याद होगा इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ठीक है, ये भी UN डेसा जारी कर रहा था, ठीक है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस ये भी आप लोगों का UN डेसा जारी करता है, ठीक है। कब जारी किया? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या है? 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं आप लोगों को याद होगा, पता है? चलो 2025 की थीम क्या है, ठीक है, 2025 की थीम क्या है, मुझे दिया नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। 2025 की जनसंख्या दिवस की थीम क्या है, एक बार आप लोग ये देख लेना है, मतलब ये मैंने नोट नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं आया था, ये एक बार आप लोग देख करके तो तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। और देखो ये रिपोर्ट कुछ कुछ बातें बताती है, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर प्रश्न आएगा तो प्रश्न यही पूछेगा कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, ठीक है, या फिर रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के डे पर जारी किया गया था, UN डेसा के द्वारा जारी किया गया था। बीच में बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम उन फैक्ट को देखेंगे भी नहीं, ठीक है, अननेसेसरी फैक्ट देखने का कोई मतलब नहीं। चलो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट और समझाता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट क्या है भाई? वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात कर रहा है। रिपोर्ट जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और रिपोर्ट कुछ बातें बताती है, कहती है कि अगर हम लोग अल्पावधि की बात करें, अगर हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करें, शॉर्ट टाइम पीरियड कितना? तो 2 साल, ठीक है, अगले 2 वर्षों में गलत सूचना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा जोखिम है किसके लिए? पूरे विश्व के लिए। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरे विश्व में कुछ रिस्क का आकलन करती है, बताती है कि आने वाले 2 वर्षों में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा है। इसके पश्चात चरम मौसमी घटनाएं सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा रिस्क है, और थर्ड नंबर पर राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष जो है, स्टेट बेस्ड जो आपका आर्म्ड संघर्ष है, उसकी बात यहाँ पर थर्ड नंबर पे की है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में अल्पावधि मतलब 2 वर्षों में सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो गलत सूचना और भ्रामक जानकारी से है, सेकंड नंबर पर चरम मौसमी घटनाएं हैं, और थर्ड नंबर पर राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष है। लेकिन ध्यान रखना
अगर हम लोग बहुत लंबे टाइम की बात करें, 10 सालों की बात करें, तो 10 सालों में सबसे बड़ा खतरा चरम मौसमी घटनाएं हैं, पर्यावरण संबंधी घटनाएं, ठीक है। यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज नहीं है, ध्यान समझिएगा। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन केवल 2 वर्षों के लिए आपके लिए खतरा यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा भाई, रिपोर्ट कहती है 2024 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई है। ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, भारत के संदर्भ में देखो सर कि भारत के संदर्भ में जो शीर्ष जोखिम है वो क्या है, वो जल आपूर्ति की कमी, गलत सूचना और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण या फिर प्रतिभा की कमी, ये सब मानव भारत के संदर्भ में सबसे बड़े खतरे के तौर पर शामिल है, ठीक है। सबसे बड़े खतरे के तौर पर शामिल है, पढ़ लेना क्या, जल आपूर्ति कमी, गलत सूचना, भ्रामक प्रचार, ठीक है, मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, श्रम या फिर प्रतिभा की कमी। देखिए यही वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025, 20th एडिशन था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। विश्व के संदर्भ में इसने अल्पावधि और 10 सालों दोनों में अलग अलग खतरों को बताया। भारत के संदर्भ में इसने कुछ खतरे बताए हैं जो कि आपने भी यहाँ पर देख लिया, ठीक है। टॉपिक क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद आपके 3 पेज का टॉपिक और बचा हुआ है, ठीक है। टॉपिक क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग। पहला टॉपिक आप लोगों का जो है वो टॉपिक है परोपकार के संदर्भ में, ठीक है, 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची दी गई। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रभावशाली लोगों की एक सूची दी गई है पूरे विश्व के संदर्भ में, ठीक है, समझना भाई। कौन जारी करता है ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी करते हैं टाइम के द्वारा। टाइम के द्वारा पहली बार, ठीक है, पहली बार मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन फिलेंथ्रोपी, ठीक है, परोपकार के संदर्भ में पहली बार ऐसी रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो ध्यान समझना, प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार, ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट जारी किया गया। तो टाइम पत्रिका है, टाइम पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती रहती है, खलियर बैठे रहते हैं, सब जारी करते रहते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने पूरे विश्व के लोगों को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। टाइटन, लीडर, ट्रेल ब्लेजर और इनोवेटर, ठीक है, ये सारी कैटेगरी इसने बनाई। इसने बताया, ध्यान समझिएगा, कि टाइटन में शामिल कुछ लोग जैसे कि डेविड बेकहम, एक फुटबॉलर है, उसको यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। आपने और भी बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के यहाँ पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इनका जो संस्था है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस फाउंडेशन, को यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो भारत में विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेमजी को भी शामिल किया गया है, ठीक है, अजीज प्रेमजी को भी शामिल किया गया है। ये बात ध्यान रखना, जीरोधा के जो सह संस्थापक है निखिल कामत, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। तो मुकेश और नीता अंबानी, अजीज प्रेमजी और निखिल कामत, ये 3 लोग टाइम पत्रिका के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रोपिक लिस्ट में शामिल है, ठीक है। ये बात क्लियर रहेगा, मतलब बहुत कुछ फैक्ट यहाँ पर याद करने के लिए नहीं। 4 इसने कैटेगरी बनाया अलग अलग, टाइटन, लीडर, ट्रेबलाइजर और इनोवेटर, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो भारत के जो ये तीनों लोग हैं ये ट्रेल ब्लेजर कैटेगरी में शामिल है, ठीक है, ट्रेल ब्लेजर कैटेगरी में शामिल है। बस इतनी ही बातें ध्यान रखो, इसके अलावा कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, अगला टॉपिक कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है, यूएनडीपी जारी करती है। रिपोर्ट क्या बताता है समझने का प्रयास करना, ठीक है। इस वर्ष का जो रिपोर्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस्ड है। किस पर फोकस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और, ध्यान समझिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया गया था, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करना स्टार्ट किया। इस बार का जो थीम दिया गया, थीम क्या है, अ मैटर ऑफ चॉइस, ध्यान समझिएगा, अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ठीक है। अ मैटर ऑफ चॉइस मतलब चयन का एक प्रश्न, लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावना है, ठीक है, ध्यान समझना। अ मैटर ऑफ चॉइस, भाई हमारे पास चयन का प्रश्न है, ठीक है, क्या, पीपुल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई, लोग और संभावनाएं एआई सेक्टर में क्या है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया, तो ध्यान रखिए, इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। अच्छा भाई, अब देखो क्या रहा है, अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं तो ये रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट में ये ज्ञात होता है कि एआई से होने वाले बदलावों के प्रति लोग रियलिस्टिक हैं लेकिन होपफुल भी हैं, आशावादी भी हैं। ये बात इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताई गई है, ठीक है। अच्छा भाई, ये रिपोर्ट कुछ बातें और बताती है। रिपोर्ट कहती है कि मानव विकास के, ठीक है, मानव विकास के
तीन इंडिकेटर को शामिल करते हैं। कौन से मूलभूत आयाम यहाँ पर शामिल होते हैं, कंसिडर होते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है। सेकंड है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, या फिर इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष, ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दो चीजें यहाँ पर शामिल है। अच्छा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात हो रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दो चीजें, प्लस प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इन तीन पैरामीटर के आधार पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को बनाते हैं। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे आप एक सूचकांक पढ़ते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो IHDI, असमानता, इनइक्वेलिटी, ठीक है, एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। IHDI क्या है, असमानता की स्थिति को समझो। हमने कह दिया कि भाई ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की ये रैंकिंग है, लेकिन भारत के अंदर भी क्या है, इनइक्वेलिटी विद्यमान है ना, तो उस इनइक्वेलिटी का जब हम आकलन कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आपका एक आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, एक आता है आपका जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स, एक आपका आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये सारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पार्ट है, कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन डेवलपमेट रिपोर्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ग्रही दबाव समायोजित HDI मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भौतिक पदचिन्ह, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो हो रहा है और जो उसके फुटप्रिंट से उसके प्रभावों को दर्शाते हुए जब हम HDI को एडजस्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, PHDI, ठीक है। ये सब चीजें इस रिपोर्ट के अंतर्गत दी जाती हैं। हमको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के अंदर केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो नहीं, इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। पहली बात इतनी समझ गए, ठीक है, आपने इस रिपोर्ट की थीम समझ लिया, रिपोर्ट जारी कौन करता है ये समझ लिया। अब इस रिपोर्ट की थोड़ी बहुत बात करते हैं HDI इंडेक्स से, ठीक है। HDI इंडेक्स को के आधार पर हम पूरे विश्व के देशों को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट, एक अति उच्च मानव विकास वर्ग, ठीक है, उच्च मानव विकास वर्ग, ठीक है, मध्यम मानव विकास वर्ग और निम्न मानव विकास वर्ग, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि अगर आपका रैंकिंग, अगर आपका HDI इंडेक्स जो है वो इससे अधिक है तो आप अति उच्च में आओगे, अगर इसके बीच में तो आप उच्च में आओगे, इसके बीच में तो आप मीडियम में आओगे और इसके बीच में तो आप लो में आओगे, ठीक है। ये 4 कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अच्छा, अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें, अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो जो पूरा विश्व है वो उच्च मानव विकास के इस कैटेगरी में शामिल है, उच्च मानव विकास के इस कैटेगरी में शामिल है। लेकिन जो भारत है वो मध्यम मानव विकास वर्ग की कैटेगरी में शामिल है। भारत कहां पर शामिल है, मध्यम मानव विकास की कैटेगरी में शामिल है। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए आप लोग। अब देखो, अब यहां पर कह रहा है कि नंबर 1 स्थान पर कौन है, तो इस वर्ष के सूचकांक में आइसलैंड जो है, ठीक है, वो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। दूसरे स्थान पर आप लोगों का नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, और तीसरे स्थान पर, मतलब देखो क्या है ना, एक स्थान पर आपका आइसलैंड हो गया, सेकंड पर आपका नॉर्वे है और थर्ड पर आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों का इंडेक्स की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो आप लोगों का यहाँ पर क्या है, डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आप लोगों का आइसलैंड नंबर 1 पर है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड नंबर 2 पर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सबसे लास्ट कंडीशन में कौन है, तो सबसे खराब कंडीशन दक्षिणी सूडान की है, ठीक है, दक्षिणी सूडान की है। सबसे अच्छा आइसलैंड था, सबसे खराब दक्षिणी सूडान था, ठीक है। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, साउथ सूडान और आइसलैंड, ठीक है। सबसे अच्छा सबसे खराब HDI के संदर्भ में ये बातें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा भाई, और देखो, और देखो, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी बात यहाँ पर कर रहा है, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, मतलब इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, IHDI की बात कर रहा है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड जो आप लोगों का था, जो आइसलैंड आप लोगों का था, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी नंबर 1 पर था और इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी नंबर 1 पर है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया। अच्छा भाई, कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि UNDP की इस रिपोर्ट के अंतर्गत पार्ट होता है, उसमें भी कुछ बातें बताई गई, ठीक है। दरअसल इस इंडेक्स को UNDP के साथ साथ OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है OPHI, इनके द्वारा मिलकर जारी किया, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछेगा
कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है, तो यूएनडीपी के साथ साथ ओपीएचआई जारी करता है। ये दो बातों पर ध्यान रखना। इसमें 10 इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, 10 पैरामीटर का प्रयोग करते हैं जिसके आधार पर चीजों को आकलन करते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा भाई, यहाँ पर और कुछ बातें देखो, क्या है कि भारत का, ठीक है, भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो 2005 से कंपेरिजन में 2019-21 में कम हुआ है। सही बात है भाई, हमने इससे पहले भी तो एक रिपोर्ट देखी थी। कौन सी रिपोर्ट? हमने देखा था रिपोर्ट ये वाली, मैं दिखाता हूँ, ये थी कौन सी रिपोर्ट, आगे भाई एक मिनट। जिस रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था भारत में गरीबी उन्मूलन, ये भी वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट थी, ठीक है, स्प्रिंग 2025। इसमें भी हमने देखा था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे यहाँ पर कम हो रही है। तो वो चीजें आपस में लिंक करने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो भाई, ये आपका ये वाला रिपोर्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज यहाँ पर आप लोगों को और ध्यान देनी पड़ेगी, ध्यान ये देना पड़ेगा कि भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में जो, ठीक है, भारत में यहाँ पर आप लोगों को एक रिपोर्ट दी गई, यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत जो है वो 102 स्थान पर है, ठीक है, 102 स्थान पर है। ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। 2023 में भारत जो था वो 102 स्थान पर था, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि भारत में वर्तमान में, ठीक है, भारत में वर्तमान में 50 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब इस रिपोर्ट की थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है कि भारत में लगभग 50 लाख लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये देखो, आपने देखा था कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर था, लेकिन प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूके नंबर 1 पर है, यूके नंबर 1 पर है। ये बात यहाँ पर आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। तो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतने पॉइंट ध्यान रखो, उतने पॉइंट ध्यान रखो, उतने पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है, उतने पॉइंट बहुत जरूरी, ठीक है। देखो, सार्क देशों में, ठीक है, सार्क कंट्रीज में भारत की जो रैंकिंग है उससे ज्यादा अच्छी रैंक किसकी है? श्रीलंका, मालदीव और भूटान, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव और भूटान की रैंकिंग भारत से बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश आई, बहुत भयंकर बारिश आई हुई है, ठीक है। तो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही चीजें, बट देखो, ठीक है, लास्ट क्लास हमारे यहाँ पर चल रहा है। अब देखो, लास्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा है, और लास्ट टॉपिक हम लोग का बस यही 1-2 पेज बचा हुआ है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। अगला टॉपिक है एथलीटों के संदर्भ में। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट है, ये बताती है कि सबसे ज्यादा जो कमाने वाले एथलीट हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल के हैं, बस और कुछ मत पढ़ो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, पुर्तगाल के हैं। फोर्ब्स के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, बस यही रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखना था, ठीक है, यही रिपोर्ट में आप लोगों को देखना था। अब देखो, कह रहा कि विश्व में अरबपतियों की सूची फोर्ब्स के द्वारा, आपने एक ह्यूरन रिच लिस्ट रिपोर्ट देखा था, याद है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की लिस्ट जारी किया गया, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में अरबपतियों की संख्या इसमें भी बढ़ी है, सही बात है। संपत्ति वो भी बढ़ा है। चलो भाई, नंबर 1 पर कौन है? एलन मस्क। यूरेन वाले में भी एलन मस्क नंबर 1 पर थे, कुछ समस्या ही नहीं है, कंफ्यूजन दूर, ठीक है। नंबर 1 तो एटलीस्ट सेम है, ठीक है। नंबर 2 में थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, उसे कंपेरिजन में, बट हम याद ही नहीं करेंगे, हम नंबर 1 ही याद करें, ठीक है। चाहे यूरेन की लिस्ट यूरेन वाली रिपोर्ट हो, चाहे आपकी ये फोर्ब्स की रिपोर्ट हो, दोनों में मस्क भैया नंबर 1 पर है, बस इतना बात हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो भाई, अगर हम देशवार बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अमीर हैं वो अमेरिका में है, उसके बाद आपके चाइना में है, और उसके बाद आपके भारत में, ठीक है। ये सबसे बड़े अमीरों की संख्या है, ठीक है। भारत में सबसे अमीर कौन है? तो मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पे कौन है? तो गौतम अंबानी, गौतम अडानी। दोनों मतलब सेम सिक्वेंस है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो याद कर लेंगे हम लोग इस बात को भी यहाँ पर। तीसरे स्थान पर यहाँ पर सावित्री जिंदल फैमिली शामिल है, ठीक है, और चौथे स्थान पर शिव नाडर शामिल है। तो ये भी 4 क्रम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चारों भारतीय व्यक्ति हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों भारतीय व्यक्ति हैं तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड स्काई ट्रक्स के द्वारा दिया जाता है। इस बार सिंगापुर का एक हवाई अड्डा, उसका नाम है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, उसको नंबर 1 स्थान दिया गया, ठीक है। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को नंबर 1 स्थान दिया गया है। इसके अलावा हमद, कतर का एक एयरपोर्ट, उसका नाम है हमद एयरपोर्ट, उसको नंबर 2 स्थान दिया गया, ठीक है। जापान के टोक्यो को नंबर 3 स्थान दिया गया। बस इतना याद करो, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि चांगी हवाई अड्डा कहां पर है, तो सिंगापुर में। स्काई ट्रैक्स ने इसको नंबर 1 हवाई अड्डा घोषित किया है।
नंबर 2 पर कतर का आपका हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जापान का टोक्यो नंबर 3 पर शामिल है। ठीक है, अगर हम भारतीय एयरपोर्ट की बात करें तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, देखो कि स्काई ट्रक्स के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है, तो न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, बेंगलुरु। प्रश्न ऐसे पूछा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, हैदराबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो मुंबई। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, गोवा। तो ये सारे एयरपोर्ट आप लोगों को कहां पर है ये भी ध्यान रखना है। देखो यूपी के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, यूपी के जो एयरपोर्ट्स हैं उनका ध्यान रखना कि वो कहाँ का, जैसे एक प्रश्न पूछता है कई बार, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमौसी एयरपोर्ट, ठीक है, अमौसी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछता हूँ, हिंडन एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, चलो ये दो का आंसर आप लोग, चलो एक और नोट कर लो, जेवर। ठीक है, जेवर। तो अमौसी, हिंडन और जेवर ये 3 उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट हैं, कहाँ कहाँ पर अवस्थित है इसका नाम आपको देना है। ठीक है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, इतने सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई समस्या नहीं, समस्या। चलो भाई, फिर देखो अमीर के संदर्भ में तीसरी रिपोर्ट है, ये अमीर शहर की रिपोर्ट है। ये कह रहा है ये अमीर शहर की हम लोग रिपोर्ट बता रहे हैं। रिपोर्ट किस तरीके है, तो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट सिटी की रिपोर्ट जारी की। ठीक है, वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट सिटी की रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहीं दिख रहा हो तो, द सिटीज फॉर मिलेनियर्स, हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट है। कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी नंबर 1 पर है, अमेरिका का बे खाड़ी जो है, बे एरिया जो है नंबर 2 पर है। बस इतनी बात ध्यान रखो, कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, हेनली एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, हेनली एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर नंबर 1 पर आपका न्यूयॉर्क शामिल है। बस इतना बात ध्यान रखना है और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब सिंपल सी बात है। ठीक है, मुंबई 27वें स्थान पर, दिल्ली 39वें स्थान पर शामिल है। ठीक है, तो टॉप 50 में हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा वेल्दिएस्ट सिटी में टॉप 50 में भारत के 2 सिटी हैं, मुंबई 27वें स्थान पर, दिल्ली 39वें स्थान पर। ये 2 बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, एक देखो आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट कह रहा है, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है भाई, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 25। ठीक है, यही तो रिपोर्ट है ना। हाँ देखो, ये रिपोर्ट आप लोगों की है, ब्रांड फाइनेंस की आईटी सर्विस की रिपोर्ट है। मैं दिखाता हूँ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सेंचर, एक्सेंचर जो आप लोगों का नंबर 1 पर है, भारत का टीसीएस नंबर 2 पर है, इन्फोसिस भारत का नंबर 3 पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में जो आईटी सर्विस कंपनियां हैं, ठीक है, एक्सेंचर नंबर 1 की कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। चलो, नंबर 2 पर टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस है, नंबर 3 पर इन्फोसिस है। ठीक है, तो ये 2 बातें तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्लस इसके अलावा अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो भारत के एचसीएल टेक को 8वां स्थान दिया गया है और भारत के विप्रो को 9वां स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ना ब्रांड फाइनेंस की, ये केवल आईटी सर्विसेज की कंपनियों के बारे में बताता है। इसके अकॉर्डिंग पूरे दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी सेक्टर का जो ब्रांड है वो एक्सेंचर है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, 11% वृद्धि के साथ टीसीएस जो है वो नंबर 2 स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखना, टीसीएस लगातार चौथे साल नंबर 2 स्थान पर रहा है। इन्फोसिस चौथे वर्ष दुनिया के 3रे स्थान पर रहा है, अच्छी बात है भाई। एचसीएल टेक 8वें स्थान पर और विप्रो 9वें स्थान पर रहा। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं बचा था। प्लस मानो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है, आईटी टेक कंपनी कौन सी है, ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सर्विस जो है वो एचसीएल टेक, इस बुक में नहीं दिया, नोट कर लेना, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एचसीएल टेक, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी एचसीएल टेक है। प्लस इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर हम लास्ट 5 साल के ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ किसने किया है, इन्फोसिस ने किया है। ठीक है, इन्फोसिस ने किया हुआ है। तो ये एचसीएल टेक 1 साल में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला है, इन्फोसिस 5 सालों में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है आईटी सेक्टर की। ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा भाई, फिर टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट क्या कर रही है, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज के बारे में। वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, एप्पल ही कंपनी नंबर 1 पर है, मारो यार, है ही नंबर 1 पे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। भारत की बात करते हैं। भारत में एचसीएल टेक 112 स्थान पर, इन्फोसिस 119 स्थान पर, विप्रो 134 स्थान पर। आप लोगों को रिलायंस, रिलायंस कहां पर, रिलायंस नहीं है भाई, अच्छी कंपनियों में शामिल ही नहीं है। देखो कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री 646वें स्थान पर है। ठीक है, अडानी ग्रुप 736वें स्थान पर है, लेकिन एचसीएल टेक 112वें स्थान पर है, 119वें स्थान पर इन्फोसिस, 134वें स्थान विप्रो है। ठीक है, तो एटलीस्ट याद करो कि भारत की एचसीएल टेक, ठीक है, टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग
बेस्ट कंपनीज में भारत की नंबर 1 कंपनी है और पूरे विश्व में एप्पल है। ठीक, पूरे विश्व में एप्पल है। क्लियर हो गया। चलो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछता हूँ। ठीक है, एक प्रश्न भी पूछता हूँ मैं आप लोगों से। मैंने आप लोगों को एक प्रश्न लेकर के आया था कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। ठीक है, प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। चलो सब लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, हमने इसका ट्रांसलेशन किया था तो हमने कर दिया था टूरिज्म फ्रेंड टूरिज्म सिस्टर। हम कहे भाई ये क्या ट्रांसलेशन कर दिया आप लोगों ने, इसको सही करो। तो फिर हमने सही कराया, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव कितने स्थलों पर लागू किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। आज की हमारी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। देखो चूंकि ये पूरा जंग था, 12, 13, 14 दिन का लगभग जंग चला है, इसमें इस मैगजीन को हमने कंप्लीट किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर ये मैगजीन सेल्फ स्टडी के तौर पर आप लोग करते तो कम से कम 20 दिन का समय लगता, कम से कम। तब भी तैयार होता नहीं होता मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये सीरीज हमारी हेल्पफुल रही, क्या आप ऐसी ही सीरीज आगे भी चाहते हो। देखो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास बहुत मायने रखता है। तो कमेंट में ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।